हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे हम लोग? साइटोकाइनेसिस शुरू करना है। एनिमल सेल का हो गया था, फरो फॉर्मेशन। प्लांट सेल का शुरू करेंगे, है ना? ठीक है। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, है ना? प्लांट सेल में जो तरीका है उसको हम नाम देते हैं सेल प्लेट मेथड। सही है। आप बताइए कि भाई जैसे हमें ये बात समझनी है कि हमारे पास कोई सेल है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है, और प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम नाम देते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर की तरफ आपको पढ़नी है सेल मेम्ब्रेन। ये है। सही है। बाहर की तरफ कौन प्रेजेंट है इसके? तो आप बताइए, ये जो व्हाइट कलर में बनाया है ये तो कौन है? और जो येलो कलर में बनाया है वो कौन है? और सेल डिवीजन होने के बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बाद दो न्यूक्लियस बन गए दोनों पोलर एंड पर। सही है। एक न्यूक्लियस हमने इस एंड पे बनाया, एक न्यूक्लियस हमने इस एंड पे बनाया, जिसमें क्रोमेटिन नेट प्रेजेंट है। सबसे बाहर वाले जो लेयर दिख रही है आपको ये सेल वॉल है, और उसके अंदर की तरफ जो येलो कलर की लेयर दिख रही है ये सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर है बात इतनी तो आपको? अब आप बताइए कि जो इक्वेटर होता है सेल का, कौन? इक्वेटर। इसकी एक कॉपी बना के रख लेते हैं। ये सेल का क्या है? इक्वेटर है, बिल्कुल सेंटर में। है ना? इक्वेटर पर अगर हम बात करते हैं किसकी, तो हम बताते हैं कि भाई अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के केस में क्या होता है, इक्वेटर से फरो फॉर्मेशन होता है। लेकिन प्लांट सेल में फरो फॉर्मेशन तो पॉसिबल है नहीं। फरो अगर पॉसिबल नहीं है, लड़की कल कहाँ थी? है? तो फरो फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो फरो फॉर्मेशन में हम बताते हैं कि भाई जो इक्वेटोरियल प्लेट है वहां से फरो का फॉर्मेशन होता है। सही है बात या नहीं? लेकिन जब बात करते हैं हम प्लेट फॉर्मेशन की, तो प्लेट भी इक्वेटर पे ही बनेगी। माइटोसिस में चाहे प्लांट सेल हो और चाहे एनिमल सेल हो, प्लेट फॉर्मेशन भी कहां पर होता है? तो आप बताएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पर ही होता है, या इक्वेटर पर ही होता है। अब इक्वेटर पर सेल प्लेट कैसे बनती है उसको समझिए आप बताइए, इक्वेटर पर आकर अरेंज हो जाती हैं गोल्जियन वेसाइकल्स। ये क्या अरेंज हुई है यहाँ पर? गोल्जियन वेसाइकल्स। ठीक है। गोल्जियन वेसाइकल्स जब इक्वेटर पे आके अरेंज होती हैं, तो बनने वाली गोल्जन वेसाइकल्स की ये जो लेयर है, इसमें गोल्जन वेसाइकल और टूटे हुए स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इस गोल्जन वेसाइकल की लेयर को हम नाम देते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। और ये सब हैं कौन? बोलो, ये है गोल्जियन वेसाइकल। और इन गोल्जन वेसाइकल में क्या प्रेजेंट है, तो आप बताइएगा कि फिल्ड विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। किससे भरी हुई है ये? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से भरी हुई है। नाम क्या है? गोल्जन वेसाइकल। और उस लेयर को नाम क्या दे रहे हैं हम? फ्रेगमोप्लास्ट। और फ्रेगमोप्लास्ट की जो वेसाइकल्स होती है गोल्जन वेसाइकल, जब फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट ऑल द वेसाइकल्स बर्स्ट साइमल्टेनियसली। सारी वेसाइकल एक साथ फटती हैं, एक साथ फटेंगी। जैसे ये फटेंगी तो आप बताइए कि इनमें से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट निकलेगा, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट यहां फैल जाएगा। इक्वेटर पर क्या होगा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट फैल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप बताइए, वेसाइकल्स का फटना सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है। मतलब सेंटर वाली वेसाइकल पहले फटती है और पेरीफेरी वाली बाद में। तो वेसाइकल जैसे फरो फॉर्मेशन तो पढ़ रहे थे हम बाहर से अंदर की तरफ, लेकिन गोल्जन वेसाइकल्स का फटना होता है अंदर से। इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल मैनर। कल हमने पढ़ा था बाहर से अंदर, पेरीफेरी टू सेंटर, सेंट्रीपीटल। सही है बात या नहीं? और सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है सेंट्री फ्यूगल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अब आप बताइए कि जब ये ऐसे यहां से गोल्जन वेसाइकल फटी हैं, तो फटने के बाद ये जो यहां पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनी है ना, ये इसी को नाम क्या देते हैं? सेल
प्लेट। क्या नाम देते हैं? सेल प्लेट। तो ये जो बनी है स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? सेल प्लेट। और हमारे टॉपिक का नाम भी यही है कि सेल प्लेट मेथड। हाँ या ना? तो बताइए, फ्रेगमोप्लास्ट जब फटेगा, इसकी वेसाइकल्स जब फटेंगी तो फटने से, बर्स्ट होने से क्या होगा कि जो इक्वेटोरियल प्लेट है वहां पर सेल प्लेट बन जाएगी। और मेम्ब्रेन आपको पता है किस नेचर की होती है? सेमी फ्लूइड। तो बोलो, फ्लूइड कभी नहीं कटता। फ्लूइड कभी नहीं कटता। तो जब ये सेल प्लेट इस तरफ ग्रो करके आएगी ना बच्चे, तो मेम्ब्रेन पर जब ये प्रेशर लगाएगी, किस पर? मेम्ब्रेन पर। क्या लगाएगी? क्या लगाएगी? प्रेशर। तो बोलो, दोनों तरफ से मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, उसकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी। फोर्स लगेगा ना यू बाहर की तरफ, तो प्लेट तो कंटिन्यू हो जाएगी वॉल के साथ, और जो मेम्ब्रेन है वो कटेगी। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि मेम्ब्रेन कभी कटती नहीं। तो ऊपर की तरफ मेम्ब्रेन कंटिन्यू हो जाएगी यहां पर, और नीचे की तरफ इधर मेम्ब्रेन कंटिन्यू हो जाएगी यहां पर। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो ऊपर का साइटोप्लाज्म अलग और नीचे का साइटोप्लाज्म, और बीच में क्या बन गई? सेल प्लेट। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। अब आप बताइए कि जो यहां सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है, किसका? सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसमें आप क्या करना, नोटिस करना कि भाई इस सेल के ऊपर वाले साइटोप्लाज्म के तीनों तरफ, इधर, इधर और इधर सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन इस हिस्से में सेल वॉल नहीं है। नीचे वाले में देखो आप, इधर साइटोप्लाज्म सेल वॉल है, इधर भी है, और लेकिन इधर सेल वॉल। अब मुझे बताओ, सेल वॉल का फॉर्मेशन कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करती है। आपको याद है कि भाई सेल मेम्ब्रेन के पास सेलुलोज सिंथेस के एंजाइम होते हैं। अब सेलुलोज का सिंथेसिस सेल मेम्ब्रेन करेगी। यस और नो? तो आप बताइए कि जो सेल प्लेट है कौन है? ये तो सेल प्लेट। और अब आप बताइए, इधर से मेम्ब्रेन नई सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देगी इस तरफ। ये एक नई सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, और इधर की मेम्ब्रेन एक नई सेल वॉल इधर बना देगी। बना ली, क्योंकि मेम्ब्रेन ही वॉल बनाती है। हाँ या ना? अब आप बताओ कि सेंटर में जो पोर्शन हमारे पास बचा हुआ है, ये वाला बीच में, जो कि अभी क्या था? सेल प्लेट। बोलो, अब ये कहलाएगा मिडल लेमिला। क्या कहलाएगा? और ये दोनों हो जाएंगी नेबरिंग सेल्स। क्या हो जाएंगी? नेबरिंग सेल्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो फ्यूचर में अब होने वाला क्या है, आप बताइए। ये जो सेल है, ऊपर वाली सेल हो गई अलग, जिसके अंदर ये जो लेयर हम बना रहे हैं, किसकी बना रहे हैं? सेल वॉल की। समझ रहे हैं बात या नहीं? और इसके अंदर की तरफ कौन प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन। सही है बात या नहीं? और अंदर इसके कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। यस और नो? आप बताइए, सेम टू सेम ऐसे ही दूसरी सेल भी बनेगी। ये दूसरी सेल है, और दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? यहां ये नेबरिंग प्लांट सेल्स के बीच में मिडल लेमेला होती है। इसका मतलब आप बताइए कि फ्रेगमोप्लास्ट बदलेगा सेल प्लेट में, सेल प्लेट बदल जाएगी आगे फ्यूचर में चल के मिडल लेमिला में, और सेल का क्या हो गया? डिवीजन। अब बच्चा इस बात पे आ गए, मतलब बोलेगा, मुझे काउंटर करेगा कि सर आपने एक सेल को यहाँ बीच में से डिवाइड किया तो दो सेल बनाई, तो बनने वाली जो डॉटर सेल है वो मदर सेल की कंपेयर में तो साइज में क्या बनी? कोई बात नहीं। आप याद रखो, सेल जब भी डिवाइड करती है तो डिवीजन करते ही वो सबसे पहले किस में आती है? जीवन फेज में। और जीवन फेज में वो तब तक ग्रोथ करती है जब तक अपना साइज वो मदर सेल के क्या ना कर ले। इसे सेल का एलोंगेशन कहा जाता है। इसलिए डिवीजन के बाद हमेशा सेल एलोंगेशन में जाती है, ताकि अपने साइज को मदर सेल के क्या कर ले? इक्वल। अब अगर उसको डिवीजन करना होगा तो जीवन से एस में एंटर करेगी, और अगर डिवीजन तो जीवन में ही रुक जाएगी, और रुकी हुई जीवन को ही जी नॉट कहा जाता है। यस और नो? समझ पाए ये बात या नहीं? अच्छे से? पक्का? तो आप ये बताएंगे बच्चे, क्या साइटोकाइनेसिस किसका?
प्लांट सेल का। समझ रहे हैं बात या नहीं अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? बढ़ू आगे? यहां तक कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ भाई। समझ आया ना आपको ये तो? ठीक है, काम की बात और सुनिए। अगला टॉपिक अपना सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है। डिवीजन कौन सी सेल्स में होता है पहले तो ये बता। प्लांट में डिवीजन करने वाली सेल्स का नाम क्या है? हाँ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सेल वॉल कौन सी होती है? प्राइमरी। किसने पूछा था? हाँ, आप बताइए ना। सेकेंडरी वॉल एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बहुत बढ़िया से पढ़ा था हमने। प्राइमरी वॉल को हमने यूनिवर्सल बताया था। और फिर हमने कहा था कि जब सेल डिवीजन करके अपना साइज गेन करती है, मदर सेल के क्या हो जाती है? इक्वल। और जब मेच्योरिटी पर आती है तो फिर सेकेंडरी वॉल बनती है। हाँ या ना? तो सेकेंडरी वॉल हमेशा जी नॉट फेज में बनेगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कि जब सेल जी नॉट फेज में जाएगी तभी तो सेकेंडरी वॉल को बनाएगी। अगर सेल डिविजनल है तो डिवीजन करती हुई सेल में हमेशा लेयर कौन सी पाई जाती है? प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल। सही है बात या नहीं? ये तो पहले क्लियर करी थी हमने ये बात बहुत अच्छे से, जब सेल वॉल पढ़ाया था। तब आया नहीं था क्लास में? आया था, सो गया था नहीं? हाँ जी, दोबारा बोल। अब तू क्या उसमें वो लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है सिंसाइटियम की मल्टी न्यूक्लिएटेड की, बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ मैं किस पे चल रहा हूँ? नॉर्मल सेल डिवीजन पे। अब नॉर्मलिटीज मेरे को बहुत सारी बतानी है, तीन चार बताऊंगा मैं आपको। पॉलिटिनी बताऊंगा, लैम्ब ब्रुश क्रोमोसोम बताऊंगा। उसके बाद एंडोमाइटोसिस की बात भी हम पॉलिटिनी के टाइम पे करेंगे, है ना। एंडो रीडुप्लीकेशन की बात भी मैं आपको समझाऊंगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड की कंडीशन भी समझाऊंगा। पॉलीप्लॉइडी कैसे बनता है ये भी बताऊंगा। लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस है, तो एक्सेप्शन पे भी मैं बात कर ही नहीं रहा। अभी मैं कर रहा हूँ नॉर्मल सेल डिवीजन पे बात। समझ रहे हैं बात या नहीं? क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तो एक्सेप्शन अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। सेकेंडरी वॉल बनती है। हाँ, तो दोबारा डिवाइड करने के लिए वो फिर से आ सकती है ना जीवन फेज में। और सेकेंडरी वॉल को डिसॉल्व करके प्राइमरी बनाई जाती है। और फिर वो डिविजनल हो जाती है ना। और बताओ। बस, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर जल्दी से सेल डिवीजन के लिए तैयार नहीं होती जी नॉट में जाने के बाद। बहुत रेयर केस होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ऐसा होता है कि मैच्योर सेल डिवीजन के लिए आती है और कैम्बियम बनाती है, जिसको वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम कहते हैं। इसके अलावा कोई ज्यादा टिश्यू आपको दिखेगा नहीं ऐसा। क्योंकि प्लांट बॉडी की जो आउटर मोस्ट लेयर्स होती है ना सेल्स की, वो तो मर जाती हैं, जिनको हम कॉर्क कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब डेड सेल थोड़ी डिवाइड करेगी, लिविंग सेल डिवाइड करेगी। और उसमें भी जी नॉट से दोबारा जीवन में आकर सेल साइकिल को शुरू करने का बेस्ट एग्जांपल आपके पास कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम है। उसके अलावा कोई एग्जांपल आपको नहीं याद करना, क्योंकि आपके सिलेबस में है भी नहीं। लेकिन एनिमल्स में ये आम बात है। एनिमल्स में क्या, आउटर मोस्ट लेयर भी जिंदा है। तो इसलिए अगर यहाँ चोट भी लग जाती है तो आपको फिर से रिकवर करने के लिए डिवीजन करना पड़ता है। और यहाँ पर आप बताइए सेल वॉल है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो एनिमल सेल में डिवीजन स्टार्ट करना मुश्किल नहीं होता एज कंपेयर टू। एग्जैक्टली, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की। यहां जब एनसीईआरटी सिग्निफिकेंस पढ़ाना शुरू करती है तो आपको बताना है कि माइटोसिस में अगर किसी सेल के अंदर, अगर मैं बात करूं कि ये मदर सेल है और मदर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n है, तो बताइए कि सेल डिवीजन होने के बाद, क्या होने के बाद, बनने वाली जो डॉटर सेल है, बनने वाली जो, उनके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही होंगे। कैसे होंगे? इसीलिए हम बताते हैं इसको बच्चे इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। कौन से डिवीजन का बात चल रही है? माइटोसिस की, कि माइटोसिस इज आल्सो नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। सही है बात या नहीं? हाँ, रोहित, श्रेया, खुशी और अदीबा, सबको गुड मॉर्निंग है जी। पढ़ते रहेंगे बस कंटिन्यू। अब आगे बढ़ते हैं। आप बताइए सेल अगर हैप्लॉइड हो तो, बोलो हैप्लॉइड सेल में भी सेम केस है। बनने वाली डॉटर सेल्स कैसी होंगी? मतलब यहां डिवीजन होगा, डिवीजन से बनने वाली डॉटर सेल्स भी कैसी बनेगी? हैप्लॉइड। इसका मतलब इसको मैं कह सकता हूं क्या? इक्वेशनल डिवीजन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि माइटोसिस डिप्लॉइड में होता है, हैप्लॉइड में होता है, या दोनों में? अब एनसीईआरटी में आओ आप, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में, है ना, पेज नंबर 167 की पहली लाइन है। सिग्निफिकेंस के अंदर लिख रहा है कि माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड फॉर द। अब आप कहते हैं कि भाई केवल डिप्लॉयड सेल्स में होता है, हाँ या ना? बोलो नहीं।
डिप्लॉयड सेल्स ओनली लिखा है, लेकिन यूजुअली टर्म भी यूज करी है उसमें। इसका मतलब केवल डिप्लॉयड में सेल डिवीजन होगा माइटोसिस, ये जरूरी हैप्लॉयड भी कर सकती है, एक्सेप्शन भी लिखा। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स में याद करिए एल्गी और ब्रायोफाइट्स, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इन सम लोअर प्लांट्स एंड सोशल इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट में याद करो हनी बी, हनी बी में दो मेल और आप बताइए कि जो फीमेल हनी बी, मेल हनी बी जो होता है ड्रॉन, यस और नो, वो हैप्लॉइड होता है, एन टाइप का, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। जेनेटिक्स में एक टॉपिक आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे, बिफोर फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जैसे ह्यूमंस की बात है तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन डिसाइड होता है कि सेक्स मेल होगा या फीमेल, लेकिन हनी बी में बिफोर फर्टिलाइजेशन अगर डेवलपमेंट हो गया तो वो मेल ही बनेगा, ये फिक्स है, उसको ड्रॉन कहा जाता है। और फीमेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनती है कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल बनेगी। तो फीमेल हनी बी में डिप्लॉयड होती हैं, और जो मेल होते हैं वो कैसे होते हैं? हाँ, लेकिन हैप्लॉइड होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो स्टेराइल है, बोलो फर्टाइल है। बनाते हैं वो स्पर्म सेल्स को, बनाते हैं वो बच्चे किसको? हाँ, गैमेट्स को, मेल गैमेट्स बनते हैं और हैप्लॉइड बनते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप, माइटोसिस के द्वारा। तो क्या हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोटिक डिवीजन हो सकता है? हाँ, तो एनसीईआरटी ने एक्सेप्शन लिख के दिए और साथ में वहां पर हाईओवर टर्म लगा के आपको समझाया। इसलिए जब उसने लिखा कि जो माइटोटिक डिवीजन है वो डिप्लॉयड सेल्स में होता है, वहां उसने यूजुअली टर्म यूज करी, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ ऑनली लिखेंगे तो एक्सेप्शन भी है। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 164 पे आओ। 164 का जो सेकंड पैराग्राफ है ना, सेकंड पैराग्राफ है ना, इसको मैंने नहीं पढ़ाया था आपको क्रूसेंट फेज के बाद और एम फेज के पहले। यहां एक लाइन है कि इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन। अब सबसे पहले तो ये समझो कि डिप्लॉयड कौन होता है, बोलो जिनमें क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी होती है। और सोमेटिक कौन होता है, बोलो जो बॉडी फॉर्मेशन करता है। ऐसी सेल्स जो बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं उन्हें सोमेटिक सेल कहा जाता है, और ऐसी सेल्स जो गैमेट बनाती हैं उन्हें जर्म या जनरेटिव सेल्स कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो अगर हम बात करें यहां अपने स्किन की, मसल्स की, न्यूरॉन्स की, तो ये कैसी सेल्स हैं? हाँ, ये सोमेटिक सेल्स हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप बताइए कि हमारे अंदर जो हमारी सोमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर तो डिप्लॉयड ही, मतलब सेल डिप्लॉयड रहेंगी तो माइटोसिस ही करेंगी, सिंपल बात है। लेकिन इस लाइन में क्या लिखा कि इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन, ये इसका थोड़ा सा मतलब ये था कि ये ओनली शब्द गलत जगह पे लग गया, होना ये चाहिए था कि सोमेटिक सेल्स ऑफ द एनिमल्स, सोमेटिक सेल्स ऑफ द एनिमल्स डिवाइड बाय माइटोसिस ओनली। हमारी सोमेटिक सेल्स में मियोसिस नहीं होता, हमारी जर्म सेल्स में होता है जिनको गैमेट्स बनाने होते हैं। तो इस लाइन का मतलब थोड़ा अलग निकल के आ रहा है कि एनिमल में सिर्फ डिप्लॉयड सेल ही क्या करती है, मियोसिस करती है, अब माइटोसिस करती है। अब जिसके पास तो होगी एनसीईआरटी पुरानी, उसमें तो ये लाइन ऐसे ही है, लेकिन जिसके पास एनसीईआरटी का नया एडिशन होगा 2019-20 के बाद का, तो नेक्स्ट लाइन में एक्सेप्शन लिख के आया एनसीईआरटी के अंदर, मेंशन है एक्सेप्शन कि इन मेल हनी बी या ड्रॉन्स हैप्लॉइड सेल्स आर आल्सो डिवाइड बाय द माइटोटिक डिवीजन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो कितने बच्चों की एनसीईआरटी में इस लाइन के बाद एक्सेप्शन लिखा हुआ है? तो मैक्सिमम में ही है। और कितने में नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब आपके पास एनसीईआरटी का कौन सा एडिशन है? एग्जैक्टली exactly। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? तो यहां आप ध्यान रखिएगा कि पहले लाइन 2019 से पहले तक, 19-20 का एडिशन जो है उससे पहले तक क्या चल रहा था कि इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। लेकिन ये लाइन का मतलब गलत आ रहा है, इसका मतलब है केवल डिप्लॉयड सेल्स ही एनिमल्स में क्या करती हैं, माइटोसिस करती हैं। लेकिन ये मीनिंग थोड़ा गलत आ रहा है, इस लाइन को लिखना था कि सोमेटिक सेल्स ऑफ द एनिमल्स डिवाइड बाय माइटोसिस ओनली, इनमें मियोसिस नहीं होता सोमेटिक सेल्स में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए फिर आने वाले सालों के अंदर जब ये एनसीईआरटी के थोड़े चेंजेस आए तो यहां ये लाइन ऐड होके आ गई। क्लियर है बात आपको या नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो अच्छे से ना। हाँ, पता होना चाहिए ना कि भाई कहां पर क्या है, कैसा है, क्यों है, इनके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा आपको चीजों को। सही है, आगे बढ़ते हैं।
दोबारा वहीं आ जाओ सिग्निफिकेंस में, बाकी सब चीजें क्लियर है आपकी बेटा। हाँ तो सही तो है। समझा नहीं, दोबारा बोल, क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल। कौन सी सेल? एनिमल सेल। सही है। नहीं नहीं सही है ये, क्योंकि नई एनसीईआरटी के अंदर ये चेंज होके आ गया है एक्सेप्शन के साथ कि भाई एनिमल्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों ही सेल क्या कर सकती हैं? माइटोसिस। मियोसिस तो पढ़ाया नहीं अभी मैंने। सही है बात या नहीं? तो माइटोसिस कर सकती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये 2019 तक तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइन गलत थी, लेकिन उसके बाद क्या हो गई? बोलो, उसके पहले भी ठीक ही थी, बस वो एनसीईआरटी की लाइन गलत थी। मैंने कहा ना, उन्होंने लिखते टाइम उन्होंने ओनली शब्द थोड़ा गड़बड़ कर दिया। उनको लिखना था कि इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक seen in somatic cells and somatic cells divide by mitosis only। somatic cells में मियोसिस नहीं होता, मियोसिस जर्म सेल्स में होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो वो ओनली गलत जगह पे लग गया बस। क्लियर है बात आपको? यस और नो? चलो आगे बढ़े फिर। खुशी कह रही है कि सर हमारे भी नहीं लिखा है। हाँ तो बेटा कोई बात नहीं, आपको याद रखना है। यहां नहीं लिखा लेकिन सिग्निफिकेंस में तो लिखा ना, सोशल इंसेक्ट करके। और सोशल इंसेक्ट कौन है? हनी भी हमारे से सोशली मतलब जुड़ा हुआ है ना। फूलों को हमान से हमसे जोड़ देता है वो। ये फूलों का नेक्टर लेता है, नेक्टर लेके शहद बनाता है, वो शहद को यूटिलाइज कौन करता है? हम करते हैं। तो हमारे लिए तो सोशल इंसेक्ट हुआ। और दूसरी तरफ वो पॉलिनेशन भी करवाता है, फूलों का फूलों से संबंध बना देता है। एक के पोलन ग्रेन लेकर जाते हैं हनी भी और दूसरे पे गिरा देते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो दूसरी बात आपको याद करनी है कि जब हम माइटोटिक डिवीजन की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस में एक तो इसका काम है, बोलो, ग्रोथ करवाना। क्या करवाना? ग्रोथ करवाना। किसका काम है? माइटोटिक सेल डिवीजन का। क्या काम है? ग्रोथ करवाना। आप बताओ कि भाई प्लांट बॉडी की जब हम बात करते हैं, प्लांट बॉडी में आपसे पूछा जाता है कि भाई टिप्स वाले जो रीजन होते हैं इसको कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? इसका काम बताओ। और इधर ये क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टेम। सही है। इसका काम बताओ। और बताओ स्टेम और रूट जो होते हैं इनके अंदर बनती है कैम्बियम। क्या बनती है? और ये भी कैसा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? तो इनका काम क्या है? मेरिस्टेम का, एपिकल मेरिस्टेम का, शूट एपिकल मेरिस्टेम का, रूट एपिकल मेरिस्टेम, सबका काम क्या है? ग्रोथ करना। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो प्लांट ग्रोथ कौन से डिवीजन से होती है? एनिमल ग्रोथ कौन से डिवीजन से होती है? एग्जैक्टली माइटोटिक डिवीजन से होती है। सही है बात या नहीं? दूसरा, माइटोटिक के बारे में एनसीईआरटी लिख रही है, बोलो, कैरियो साइटो प्लाज्मिक रेशो को मेंटेन करता है। रेशो को मेंटेन करता है। इसको आप न्यूक्लियोसाइटो प्लाज्मिक रेशो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर मैं बात करता हूं कैरियो प्लाज्मिक या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक, यहां साइटोटर्म भी आएगी है ना, रेशो की, तो इसे आप कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इन शॉर्ट के आई। जैसे आप बताइए, एक सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है। सभी ये बात या नहीं? सेल का वॉल्यूम है बच्चे, मान लेते हैं 50 ml, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और न्यूक्लियस का है 10 ml। तो बताओ फिर साइटोप्लाज्म कितना हुआ? सही है बात या नहीं? आप बताओ कि वॉल्यूम ऑफ सेल, बोलो वीसी, ये तो कितना है? 50। सही है। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस,
वी एन कितना है 10, और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म वी सी माइनस वी एन कितना। अब बताओ कंट्रोलर कौन और सेल का मेन एरेना कौन। बिल्कुल, रोहित कह रहा है माइटोटिक और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। देखो, माइटोसिस पूरे डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है और माइटोटिक जो होती है वो पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर को, जैसे माइटोटिक क्रोमोसोम्स, माइटोटिक स्पिंडल्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो। तो उस टाइम पे ये टर्म यूज की जाती है। तो माइटोसिस और माइटोटिक बोथ टर्म्स आर सिनोनिमस। माइटोसिस पूरे सेल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हैं, पूरे सेल डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। और माइटोटिक पर्टिकुलर किसी फेज या स्ट्रक्चर के लिए बोला जाता है, जैसे माइटोटिक एनाफेज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, माइटोटिक क्रोमोसोम्स, माइटोटिक स्पिंडल्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो माइटोसिस और माइटोटिक एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। ध्यान सबका बोर्ड पे होना चाहिए, आपका भी। शुरू करें। तो आप बताइए कि भाई यहाँ साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कितना है। अच्छा, कंट्रोलर कौन है, कंट्रोल किसको कर रहा है, क्योंकि मेन एरेना फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल इज। तो आप बताइए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के आई इज इक्वल टू वी सी माइनस वी एन। बोलो वी एन अपॉन वी सी माइनस, हमने बोला ना कैरियोसाइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के रेशो को ही हम क्या बोलते हैं। अब आप बताओ, अपने पास न्यूक्लियस कितना है 10, और वीसी अपॉन वी एन, वीसी माइनस वी एन कितना है। तो आप बताओ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कितना है। मतलब साइटोप्लाज्म का 1/4 न्यूक्लियोप्लाज्म कंट्रोल अच्छे से कर पा रहा है। क्लियर है बात या नहीं। अब आप सोचो, अगर ये सेल ग्रोथ कर ले और ग्रोथ करके सेल का वॉल्यूम जो है वो लो 100 ml हो जाए, और न्यूक्लियस अभी 10 ml का ही है, सही है। तो आप इसका के आई कितना बताओगे। बोलो 10/90 इज इक्वल टू 1 तो बताओ कम हो गया या ज्यादा, कम हो गया ना। तो बोलो साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होने की वजह से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो बिगड़ गया। न्यूक्लियस कह रहा है कि मैं 10 ml का न्यूक्लियस 40 ml के साइटोप्लाज्म को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन जब सेल ने क्या कर ली, तो ग्रोथ होने की वजह से उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो क्या हो गया, कम हो गया, बिगड़ गया। तो न्यूक्लियस कहता है यार इतना कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आप बताओ क्या होगा। जीवन फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होने से, बोलो ऐसे, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो बिगड़ता है। तो डीएनए कहता है कि मैं इतना डीएनए कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फिर वो एस फेज में जाता है डीएनए रेप्लीकेशन के लिए, रेप्लीकेट करता है। G2 फेज के बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज से कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर एक सेल में 2 न्यूक्लियस का सर्वाइवल मुश्किल है, हाँ या ना। तो फिर साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस करवा के ऐसी 2 सेल बना दी जाती है। और बताइए न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो फिर से क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल के डिवीजन का रीजन क्या है, तो आप बताइए उसके न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो का बिगड़ना, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो का बिगड़ना इसका रीजन है। किसका रीजन है, समझ रहे हैं बात या नहीं। तो अगर आपसे कॉज ऑफ डिवीजन पूछा जाए, तो ये एनसीईआरटी ने टर्म दी है हमें सिग्निफिकेंस में, कि माइटोसिस का ये सिग्निफिकेंस है, किसका, क्या है। हाँ, कि ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्लियर है बात या नहीं, यस और नो। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, यहां तक क्लियर है चीजें। फिर आप बताइए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एनसीईआरटी ने लिखा है, वेरी सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द माइटोसिस या सिग्निफिकेंस इज सेल रिपेयर। आप बताइए, आज हमारे चोट लगती है ना बच्चे, तो जख्म भर जाता है, हाँ या ना। कैसे, डिवीजन से, कि जो जिस हिस्से में चोट लगती है वहां की जो डैमेज हुई है वो सेल्स फिर से रिकवर कर लेती हैं। कैसे रिकवर कर लेती हैं, बोलो सेल डिवीजन से। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। आप बताइए, आपकी बॉडी में आरबीसी का लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, हाँ या ना। और जो आरबीसीज हैं बच्चे, उनको आपके ऑक्सीजन और CO2 भी ट्रेवल करवानी है बॉडी के अंदर, हाँ या ना।
फिर भी वो एफिशिएंटली वर्क कर पा रही है नहीं? अगर हाँ तो कैसे? हाँ तो आप बताइए, हमारे पास रेड बोन मैरो है। रेड बोन मैरो की सेल्स कंटिन्यू क्या करती रहती हैं? कंटिन्यू क्या करती रहती हैं? कंटिन्यू क्या करती रहती हैं? डिवाइड करती रहती हैं और नई सेल्स को रिप्लेस करती रहती हैं। क्या प्लांट कंटिन्यू ग्रोथ करता रहता है? हाँ। अगर प्लांट कंटिन्यू, जब तक जिंदा है तब तक प्लांट में ग्रोथ चलती रहती है। पूछो क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। हाँ या ना? तो सिग्निफिकेंस का सेकंड पैराग्राफ पढ़ के देखो जल्दी से। सिग्निफिकेंस का सेकंड पैराग्राफ, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी एनसीईआरटी पढ़नी है। कोई लाइन वर्ड में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। अरे एसी ऑन करो ना, कहाँ है ये? कोई है ही नहीं यहाँ। टेम्परेचर बढ़ाना नहीं था, टेम्परेचर कम करना था। हाँ ठंडा वाला करना है। हाँ जी, हो गया। एनसीईआरटी पेज नंबर 163 पे आओ, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी पढ़ो। 163 पे नीचे ना एक डब्बा दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन है उसमें। पहला लिखा है, हाउ डू प्लांट एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स। जब लिविंग होते हैं तो कंटिन्यू डिवाइड कैसे, मतलब कैसे ग्रोथ करते हैं? माइटोसिस से। ग्रोथ के लिए माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, डू ऑल सेल्स इन प्लांट्स डिवाइड ऑल द टाइम? नो, सारी सेल डिवाइड नहीं करती। कौन सी डिवाइड करती हैं? नेक्स्ट, डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स? नहीं। क्या प्लांट और एनिमल की सारी सेल्स कंटिन्यू डिवाइड करती हैं? नहीं करती हैं। आगे बढ़ो। कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ द टिश्यू हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल द लाइफ स्पैन इन हायर प्लांट? तो आप बताइए टिप्स। एपिकल, एपेक्स रीजन्स। यहां पर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जो हमेशा डिवीजन करता ही रहता है। हालांकि लेटरल मेरिस्टेम भी होता है, लेकिन ये केवल सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे आता है। लेकिन एपिकल मेरिस्टेम तो सीड के फॉर्मेशन से, जर्मिनेशन से लेकर प्लांट की डेथ तक कंटिन्यू डिवाइड करता रहेगा। तो बोलो एपेक्स रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? डू एनिमल्स हैव द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेम एज प्लांट्स? बोलो नहीं। प्लांट की तरह एनिमल्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो, लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसी सेल्स मिल जाती हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करती हैं। रेड बोन मैरो सेल्स। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी रेड बोन मैरो सेल्स क्या करती रहेंगी? और नई आरबीसी को प्रोड्यूस करती रहेंगी, ताकि आपके ब्लड में लगातार आरबीसी को रिप्लेस किया जा सके। क्योंकि मरने वाली सेल्स को दोबारा रिप्लेस करने का काम किसका? माइटोटिक डिवीजन का। क्योंकि सेल रिपेयर तो इसी का ऑप्शन पढ़ रहे हैं ना हम। यस और नो? अच्छे से, पक्का? बढ़े आगे? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ आया है? हाँ जी। ग्रोथ का मतलब है मेटाबॉलिज्म करवाना। लेकिन हमने लिखा था कल सेल साइकिल का जब डायग्राम पढ़ाया मैंने, कल से परसों, तो जीवन फेज में मैंने लिखा था साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ मैक्सिमम। वो जीवन फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो एक्स्ट्रा करवाई गई है, ज्यादा करवाई गई है, वो इसीलिए करवाई गई ताकि उसका क्या बिगड़ जाए? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो बिगड़ जाए। तभी तो एस फेज शुरू होगी। अगर केवल आप मेटाबॉलिज्म उतना ही करेंगे जितना आपको जिंदा रहने के लिए क्या है, तो फिर आप डिवाइड क्यों करोगे? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए हमने बोला कि जीवन फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और बताओ बेटा। हाँ डिवाइड करती हैं, लेकिन आरबीसी को रिप्लेस करने का काम तो रेड बोन मैरो का है ना। कंटिन्यू डिवाइड करने का काम है। डिवाइड तो हर सेल, मेरे चोट लग जाए तो वो सेल भी डिवीजन शुरू कर देती है, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ थोड़ी डिवाइड कर रही है। उसके लिए याद करवा रहा हूं मैं आपको। क्लियर है भाई?
चलो, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि उनको भी मेरी बातें समझ में आई हैं? ठीक है। श्रेया, खुशी, रोहित सभी यस सर बोल रहे हैं। ईश्वर, ठीक है। बढ़ते हैं फिर आगे। आज जो नेक्स्ट डिवीजन हम पढ़ेंगे उसका काम नाम क्या है? मियोसिस। मियोसिस डिवीजन जो होता है बच्चे, ये केवल डिप्लॉयड सेल्स में होता है, याद रखेंगे आप ये बात। गर्दनें सबकी सीधी होनी चाहिए भाई, है ना? हाँ। मियोसिस, मियोसिस का मतलब क्या है? बोलो, डिप्लॉयड सेल्स में होता है। बोलो, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड सेल्स फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको प्रोडक्शन किसका करना है, एन का, तो आपको डिवीजन किस में करना है, 2n में। अगर ऑलरेडी सेल n होगी तो उसमें फिर डिवीजन करके n/2 थोड़ी कर सकते हो आप। भी हम कहें कि हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है तो 23 23 के दो ग्रुप है, तो अब 23 ही अगर हो मेरे पास क्रोमोसोम, तो 23 को डिवाइड करके मैं 12.5 थोड़ी बोलूंगा, 11.5 पर थोड़ी बोलूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? भी एक क्रोमोसोम को बीच में आधा काटोगे आप, पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो बोलो, हैप्लॉइड सेल्स में मियोसिस नहीं होता। माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में होता है, लेकिन मियोसिस केवल डिप्लॉइड में होता है। एक बात तो ये याद कर लो। दूसरा याद करो कि ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवाइड 2 टाइम्स। जैसे मैं कहूं कि अपने पास मदर सेल है एक, 2n = 4 और डीएनए के अमाउंट 2c। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, सही है? सेल है मतलब डिप्लॉयड सेल है। इस सेल को क्या बोलोगे आप? मदर सेल। क्या बोलोगे? मदर सेल। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? अब बताइए, इस मदर सेल में पहले डिवीजन होके दो डॉटर सेल बनेगी। क्या बनेगी? दो डॉटर सेल। बोलो, n = 2 और n = 2, लेकिन डीएनए के अमाउंट 2c। तो बोलो, n होता है क्रोमोसोम नंबर और c होता है अमाउंट ऑफ डीएनए। n होता है और c होता है। इस डिवीजन का नाम है, बोलो, मियोसिस 1। क्या नाम है? इस डिवीजन का नाम क्या है? डिवीजन का नाम क्या है? मियोसिस। मियोसिस। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मियोसिस 1 में आप याद रखें, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। इसीलिए मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। द क्रोमोसोम नंबर्स रिड्यूसेस बाय हाफ, बट डीएनए अमाउंट सेम रहती है। आप बताओ, 2n और 2c से n और 2c हो गया, तो n के साथ तो c होना चाहिए था। कि अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ हुए हैं तो डीएनए की अमाउंट भी क्या होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। हाँ या ना? कि अगर क्रोमोसोम नंबर क्या हुए हैं तो डीएनए की अमाउंट भी क्या होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। इसलिए आप बताइए, आपको सेकंड डिवीजन करवाना पड़ता है, जिसमें ये सेल फिर से क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके हर एक सेल से दो दो और डॉटर सेल्स बनती हैं। इनमें क्रोमोसोम नंबर n = 2, n = 2, n = 2 और n = 2, लेकिन डीएनए अमाउंट क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? इस डिवीजन को हम मियोसिस सेकंड कहते हैं। अब बताओ कि मियोसिस 1 की जो डॉटर सेल है कितनी, वही तो मियोसिस 2 के लिए मदर सेल होंगी। हाँ या ना? अब इसमें यहां क्रोमोसोम नंबर बताओ, इधर क्रोमोसोम नंबर बताओ हर एक सेल में, तो क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहा ना। तो बोलो, मियोसिस सेकंड सेम एज माइटोसिस। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही आया ना। तो बोलो, मियोसिस में सेल कितनी बार डिवाइड होती है? पहला।
मियोसिस वन जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं लेकिन डीएनए की अमाउंट हाफ। दूसरा मियोसिस टू जिसमें जिसमें क्रोमोसोम के नंबर तो सेम बट डीएनए की अमाउंट। तो पहला डिवीजन करवाया जाता है क्रोमोसोम नंबर हाफ करने के लिए और दूसरा डिवीजन करवाया जाता है डीएनए की अमाउंट को हाफ करने के लिए। हाँ या ना? अच्छे से एक बात याद रखिएगा कि मियोसिस डिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग या आप कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन। आप बताइए मियोसिस को वेरी इंपॉर्टेंट डिवीजन माना जाता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स में। बेटा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में आपका? नाम क्या है आपका? पहली बार आई है क्लास में आप? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? मैंने आपसे पहले दिन से बोला कि मुझे आप पढ़ाने पर फोकस ज्यादा करने दीजिए, दूसरी बातों पर कम। और मैं नहीं हूं दूसरों जैसा, मैंने बहुत बार बोला है आपसे। मैं क्लासरूम में जब भी उतरता हूं पढ़ाने के लिए, चाहे एक बच्चा बैठा हो और चाहे हजारों, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि मैंने कंटेंट समझाया और आपको समझ में आया, इसके अलावा कोई दूसरी बात आती नहीं मुझे। तो प्लीज फोकस करिए बच्चे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इतने दिन में तो हर कोई सीख जाता है यार, आप लोगों को भी सीख जाना चाहिए था मेरी क्लास में बैठना। और मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मैं बहुत बार बोल चुका हूं ये बात। मुझसे आप नहीं एक्सपेक्टेशंस कर सकते कि मैं आपके साथ मजाक करूंगा, मैं हर 5 मिनट बाद आपको खुश कर दूंगा, आप कह दें कि ओहो हो क्या बात है गुरुजी शानदार। आज तो बहुत अच्छा लगूंगा मैं, लेकिन एग्जाम हॉल में अच्छा नहीं लगूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और नीट का पेपर होने के बाद आप फिर आके ये एक बात जरूर कहेंगे कि यार गुरुजी आपकी बात मान लेते तो बढ़िया ही था, एनसीईआरटी तो आती है पेपर के अंदर। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? और जितनी बातें बोलता हूँ सारी कहां से होती हैं? एनसीईआरटी। और लाइन टू लाइन पढ़ाता हूं मैं तो क्लास के अंदर की, देखो पढ़ के देखो एनसीईआरटी के अंदर, इस लाइन में आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ प्रॉब्लम आएगी, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब फिर भी अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ तो थोड़ा फोकस करिए। अब प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए ना बच्चे, सॉल्यूशन भी निकालेंगे। अगर आपको वास्तव में प्रॉब्लम है क्लास छोड़ के भी जा सकते हैं, मैं आपको फ्री टाइम में कभी बिठा के सामने पढ़ा दूंगा डाउट काउंटर पे। मना किसी चीज के लिए नहीं है, लेकिन एक जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है बात? चलिए ध्यान से सुनेंगे। बताइए मियोसिस डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर के लिए या रिकॉम्बिनेशन के लिए। समझ रहे हैं बात या नहीं? इससे क्या वेरिएशंस आती हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स, उनमें मियोसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, और उसमें क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशंस आती हैं। हाँ या ना? तो आप बताइए कि मियोसिस के लिए, बोलो ऐसे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होना जरूरी है? क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? आप बताइए क्रॉसिंग ओवर होती है इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सही है बात या नहीं? जब आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो आप उन क्रोमोसोम्स की बात करते हैं जो एक दूसरे की कॉपी होते हैं। जैसे मैं यहां कहूं कि क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4, यूं करके एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो बताओ ये एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का सेट है। ऐसे आप बताओ क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4 यूं करके एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम्स का क्या है? सेट है। तो आप बताओ एक नंबर क्रोमोसोम एक नंबर की क्या है, और ऐसे 2 नंबर क्रोमोसोम 2 नंबर का क्या है, और ऐसे क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो एक दूसरे की क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स, जो कि एक दूसरे की क्या होते हैं? कॉपी। जैसे मैं एक नंबर क्रोमोसोम की बात करूं, मैं कहूं कि भाई एक नंबर क्रोमोसोम है ये, 2 डीएनए वाला। सही है? और आप बताइए इसकी कॉपी है ये। क्लियर है?
कितने क्रोमोसोम है, और दोनों एक दूसरे की क्या है? तो आप बताइए, ये हैं एक दूसरे के लिए क्या? क्लियर है बात या नहीं? बोलो, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड, जैसे ये और ये, इनको बोलोगे आप सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलोगे? येलो वाले ये दोनों, बोलो सिस्टर क्रोमेटिड्स। सही है बात या नहीं? लेकिन आप बताइए कि येलो ग्रीन का और ग्रीन क्या हो गया? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर में होती है। क्रॉसिंग ओवर का बेसिक मीनिंग क्या होता है? बोलो, एक्सचेंज ऑफ डीएनए। बोलो, येलो का डीएनए, ग्रीन का डीएनए, येलो का डीएनए और ग्रीन का डीएनए, बस। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब डीएनए को ये तो है नहीं कि यहां से डीएनए निकाला और यूं फेंक दिया, और उसने उधर से डीएनए फेंका और इसने कैच कर लिया। उसके लिए जरूरी होता है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो, पास पास आए। क्या हो? तो आप बताइए कि ड्यूरिंग मियोसिस, क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग मियोसिस एक तो क्या होना चाहिए? बोलो, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। के होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्या होनी चाहिए? और फिर आप बताइए, आफ्टर पेयरिंग, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जैसे एग्जांपल से समझते हैं। आप बताइए, ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमेटीन है, एक छोटा एक लंबा। ऐसे बताओ, एक लंबा एक छोटा। अब बताओ, लंबे दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं और छोटे दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। कलर मैंने अलग अलग इसलिए रखा है ताकि मैं आपको क्रॉसिंग ओवर समझा सकूं। सही है बात या नहीं? अब सबसे पहले बताओ, एस फेज में जाके क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन होने से इस एक न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमेटिन फाइबर लंबा, उसमें दो डीएनए, एक क्रोमेटिन फाइबर उसमें दो डीएनए, दूसरा क्रोमेटिन फाइबर लंबा दो डीएनए, एक छोटा क्रोमेटिन फाइबर इसमें भी दो डीएनए। सही है बात या नहीं? तो आप बोल सकते हो G1, फिर बोलोगे S और फिर बोलोगे G2। अब होगा क्या? बोलो, सबसे पहला काम है पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के पास पास आएंगे, उनकी पेयरिंग होगी। क्या होगी? तो आप बताओ कि भाई ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कि एक दूसरे के क्या हो गए, पास पास आ गए। हाँ या ना? तो यहां लिखोगे क्या? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हो गया ये काम। इसके बाद क्या होगा? बैठ जा भाई, कहां जा रहा है? बढ़िया नहीं पढ़ा रहा क्या मैं? तो सिनेमा हॉल में थोड़ी है हम। ब्रेक नहीं मिलता आप लोगों को? हैं? उसके बाद आप बताइए कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, कौन? उनमें ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? तो आप बताइए, ओवरलैपिंग बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ
होमोलोगस क्रोमोसोम्स। समझ रहे हैं बात या नहीं? कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होगी, क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। समझ रहे हैं बात या नहीं? ओवरलैपिंग के टाइम पे बोलो डीएनए का एक्सचेंज भी हो जाएगा। डीएनए का, जिसको कि हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा, बोलो दोनों डीएनए एक दूसरे से, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होंगे। क्या होंगे, अलग होंगे। तो येलो वाला अलग और रेड वाला। लेकिन इस बार एक चीज है कि येलो डीएनए बोलो रेड के पास होगा, सही है, और बोलो रेड का डीएनए जिस जगह पे ओवरलैपिंग हुई थी वहां पर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इसका मतलब आफ्टर क्रॉसिंग ओवर बनने वाले क्रोमोसोम्स जो होंगे उनके अंदर डीएनए सेम नहीं होगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? ऐसा कब होता है, बोलो ऐसा मियोसिस में होता है। और मियोसिस में भी कौन से मियोसिस में होता है, मियोसिस वन में होता है, जिसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में होगी, तो एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड क्या होते हैं, सिस्टर। एक ही क्रोमोसोम के ग्रीन के दोनों, येलो के दोनों। लेकिन अगर आप येलो और ग्रीन को देखोगे तो, इसीलिए जब माइटोटिक डिवीजन पढ़ रहे थे ना हम, माइटोसिस डिवीजन, तो उस टाइम पे एनाफेज में लिखा था कि भाई सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेपरेट बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। हाँ या ना, यस और नो? कि अगर सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, हाँ, तो एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली exactly. समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और यहां जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो नॉन सिस्टर के बीच में हुआ है। यहां तो कोई प्रॉब्लम हो तो खड़े हो जाओ। हाँ जी, क्या डाउट है बताओ। हाँ, ये तेरा डाउट थोड़ी है, इसको डाउट नहीं कहते। इसका सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि मियोसिस में सेल दो बार डिवाइड क्यों कर रही है। समझ रहे हैं मेरी, इतना घुमाने की जरूरत ही नहीं है। आप बताइए जो एक बार में डिवीजन में हुआ है वो दो बार में क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो एनर्जी, हाँ, रिक्वायरिंग प्रोसेस है, इसमें तो एनर्जी ज्यादा लग जाएगी। इसलिए तो मियोसिस हमारी बॉडी नहीं करती सारी सेल्स, ये केवल तब होता है जब गैमेट फॉर्मेशन करना होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो जनरलाइज डिवीजन कौन सा है, हाँ, माइटोसिस। मियोसिस जनरलाइज डिवीजन थोड़ी है, ये तो सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हो रहा है हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स के अंदर। समझ नहीं रहे आप मेरी बात को, हाँ या ना? अब सेल दो बार डिवाइड क्यों करती है वो तो प्रोसेस समझेंगे तो समझ में आएगी बात। हाँ जी, हाँ, कंटेंट सेम नहीं है, ये तो समझना है तेरे को, वरना फिर तो जेनेटिक्स सारी खिचड़ी कर देगा। जेनेटिक्स जब पढ़ते हैं तो एक ही क्रोमोसोम के दोनों लोकस पर जो जीन्स होते हैं जिनको एलील्स कहते हैं हम, वो उनकी फंक्शन एफिशिएंसी अलग अलग होती है, जिसको डोमिनेंस और रिसेसिव बोलते हैं हम। अगर स्ट्रक्चर में और केमिकल कंपोजिशन में 100% सेम हो जाता ना ये, तो फिर दोनों तरफ डोमिनेंट और दोनों तरफ क्या होते, रिसेसिव जीन होते। ऐसे क्रोमोसोम जो शेप, स्ट्रक्चर, साइज, इन सब चीजों में सेम होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब स्ट्रक्चर में केमिकल स्ट्रक्चर याद नहीं करनी है आपको। अगर केमिकल स्ट्रक्चर या उसकी एफिशिएंसी जीन की भी बिल्कुल क्या हो जाती, तो फिर तो दोनों तरफ सेम लोकस पर डोमिनेंट जीन होने चाहिए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आना चाहिए था। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो शेप में, साइज में, दिखने में, लेंथ में, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर में सेम है। समझ रहे मेरी बात या नहीं? लेकिन जीन के फंक्शनल एफिशिएंसी में सेम हो ये जरूरी, इसलिए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और उससे फर्क पड़ रहा है। और बताओ, बस, या समझ ही नहीं आ रहा? अच्छा, मैंने सीधा आगे ना बढ़ा के उसको यहां कर दिया था, चलो। ये सीक्वेंस में आप ध्यान रख लेना, अपना टाइम थोड़ी वेब क्लास का। चलो जी।
बोलो G1 फेज, फिर उसके बाद S, और S के बाद G2 फेज। सही है। तो इसको बोलते हैं बच्चे G1, और उसके बाद आएगी कौन सी फेज, और उसके बाद एस फेज में डीएनए का क्या होता है, और उसके बाद आती है कौन सी फेज, इसे बोलेंगे आप इंटरफेज। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरफेज। सही है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, पूछे क्या, बोलो इसे हम इंटरफेज 1 बोलेंगे, क्योंकि इससे मियोसिस 1 शुरू हो रहा है ना। और मियोसिस 1 के जितनी भी फेजेस हैं, बोलो इंटरफेज 1, फिर उसके बाद बोलो एम फेज 1, बोलो कैरियोकाइनेसिस 1, बोलो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और साइटोकाइनेसिस 1। फिर उसके बाद मियोसिस 2 शुरू होगा। बोलो इंटरफेज 2, फिर एम फेज 2, कैरियोकाइनेसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, और साइटोकाइनेसिस 2। तो सेकंड वाला वो चलेगा। तो अभी हम पहले किसको शुरू कर रहे हैं, मियोसिस 1 को तो इंटरफेज 1 पढ़ेंगे। बोलो एक क्रोमेटिन फाइबर लंबा, एक क्रोमेटिन फाइबर छोटा, ऐसे एक क्रोमेटिन फाइबर लंबा और एक क्रोमेटिन फाइबर छोटा। और यहां कंडीशन ऐसी है कि 1 क्रोमेटिन 1 डीएनए, हाँ या ना। तो टोटल क्रोमेटिन कितने हैं, 4। और कंडीशन कैसी है, 2n, क्योंकि पेयर में है। तो डीएनए की अमाउंट क्या रहेगी, क्योंकि 2 लंबे डीएनए और 2 छोटे डीएनए, हाँ या ना। एक लंबे क्रोमेटिन में एक डीएनए, एक दूसरे लंबे क्रोमेटिन में दूसरा डीएनए, तो एक क्रोमेटिन के अंदर एक डीएनए। एक जैसे 2 क्रोमेटिन तो एक जैसे 2 डीएनए, तो 2C। 2 लंबे डीएनए, 2 छोटे डीएनए। सही है बात या नहीं। एच फेज में डीएनए का क्या हुआ, तो रेप्लिकेशन से आप बताइए, एक लंबा क्रोमेटिन फाइबर उसमें डीएनए कितने हो गए, एक छोटा क्रोमेटिन फाइबर उसमें डीएनए कितने हो गए, ऐसे ही एक लंबा क्रोमेटिन फाइबर डीएनए कितने हो गए, एक छोटा क्रोमेटिन फाइबर और डीएनए कितने हो गए। सही है बात या नहीं। तो स्थिति थोड़ी बदली है, कंडीशन बदली। तो बोलो 1 क्रोमेटिन 2 डीएनए। तो टोटल क्रोमेटिन फाइबर यहां पर कितने दिख रहे हैं, तो 2n = 4, बट डीएनए की अमाउंट क्या, क्योंकि 2 लंबे क्रोमेटिन फाइबर में 2 डीएनए, तो टोटल डीएनए कितने, टोटल डीएनए कितने, 4। क्लियर है बात या नहीं, यस और नो, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद चलेंगे बोलो हम प्रोफेज 1 में। किसमें, एनसीईआरटी पेज नंबर 168 है। प्रोफेज 1 है मियोसिस 1 के अंदर। ऊपर से नीचे तक पूरा पेज जो है वो प्रोफेज का, लास्ट की 3 लाइनें मेटाफेज 1 को शो करती हैं बस, और एक भी डायग्राम नहीं दिया, और डिटेल पूरी है, हाँ या ना। तो बताइए, प्रोफेज 1 जो है काफी बड़ी फेज है, जिसमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स और क्रॉसिंग ओवर वाला कॉन्सेप्ट होता है, हाँ या ना। तो उसे हम 5 सब फेजेस में डिवाइड करते हैं। हाउ मेनी, फर्स्ट सब फेजेस में डिवाइड करते हैं। किसको, क्योंकि सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, और अपनी स्टडी को इजी करने के लिए हम इसे क्या कर देते हैं। हाँ, वैसे हमने कहा है कि यहाँ क्लियर कट लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्लियर कट लाइन खींच ली है, किस लिए, ताकि ये प्रोसेस हमें इजीली समझ में आ सके। सही है बात या नहीं। तो प्रोफेज 1 की टोटल 5 सब फेजेस आपको याद करनी है। बोलोगे लेप्टोटीन 1, सॉरी, प्रोफेज 1 में सबसे पहली फेज लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पेकाइटीन, चौथी डिप्लोटीन, और पांचवी डाइकाइनेसिस। टोटल कितनी फेजेस। और मजे की बात है कि डायग्राम एक भी नहीं दी एनसीईआरटी ने, और थ्योरी सारी है, लेकिन हम बोलो हर एक बात डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। समझ रहे हैं बात या नहीं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, और डाइकाइनेसिस।
पहली फेज का नाम क्या है? लेप्टोटीन। सेकंड जाइगोटीन। थर्ड पेकाइटीन। फोर्थ डिप्लोटीन। और फिफ्थ डाइकाइनेसिस। और ये ऐसा प्रोसेस है जिसे बच्चे हमेशा यही बोलते हैं कि ये तो, हाँ, रटना ही पड़ता है, बोले समझ नहीं आता। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? क्योंकि डायग्राम नहीं है ना एनसीईआरटी के अंदर कोई भी, हाँ या ना। लेकिन मैं कहता हूं कि इसको रटने की जरूरत ही नहीं है, हम डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, एक ही बार में क्लियर कर देंगे सब कुछ बढ़िया से। तो लेप्टोटीन को तो याद कर लीजिए, बोले लेप्टोटीन मतलब अर्ली प्रोफेज, मतलब यहां से प्रोफेज शुरू हुई है। और डायकाइनेसिस मतलब यहां तक जाते जाते प्रोफेज के इवेंट्स खत्म हो जाएंगे। सही है। तो काम की बातें तो जाइगोटिन, पेकाइटिन और डिप्लोटीन में बची ना। तो आप बताइए कि मियोसिस के टाइम पे होता है क्या? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सही है बात या नहीं? और जाइगोटिन में पेयरिंग होने के बाद बोलो पेकाइटिन में होता है क्या? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसे कहते हैं क्याजमेटा। क्या कहते हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि डिप्लोटीन में क्या दिखते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहां होती है? तो इसका मतलब पांचों फेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो कुछ कितनी फेजेस हैं सब? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेप्टोटीन मीन्स और डाइकाइनेसिस मीन्स, तो बीच की तीन फेजेस में काम पढ़ने हैं आपको। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी, पेकाइटिन में उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, डिप्लोटीन में वो क्रॉसिंग ओवर दिख जाएगी कहां कहां हुआ, उसको क्याजमेटा बोलेंगे। और उसके बाद हम लेट प्रोफेज की तरफ चलेंगे। करें शुरू? ठीक है। लेप्टोटीन बोलो अर्ली प्रोफेज, तो इसका मतलब यहां क्रोमेटीन अभी कंडेंस होना स्टार्ट ही हुआ है। तो फिर बोलो क्रोमोसोम जो है वो लंबे और पतले हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो लंबे और, क्योंकि कंडेंसेशन अभी जस्ट शुरू हुआ है। सही है बात या नहीं? क्लियर है? आप बताओ कि भाई अर्ली प्रोफेज है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी प्रेजेंट है, गायब होना शुरू हुई है। ईआर गोल्जी बॉडी जैसे सेल ऑर्गेनल अभी प्रेजेंट है, गायब होना बस शुरू हुए हैं। डुप्लीकेटेड जो सेंट्रियोल्स हैं, जो कि एस फेज में डबल हुए थे ना, उनके चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हुए हैं। और स्पिंडल फाइबर्स का अरेंजमेंट जस्ट अभी शुरू हुआ है। सही है बात या नहीं? यस और नो? और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अभी डिसॉल्व होना स्टार्ट हुई है, डिसॉल्व हुई नहीं है। ये अर्ली प्रोफेज वाले कॉन्सेप्ट सारे के सारे यहां अप्लाई कर दो आप। क्लियर है बात या नहीं? फेज पढ़नी है कौन सी? जाइगोटीन। जाइगोटीन में आप बताएंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो कि शेप, साइज, लेंथ में एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? सेम है। सही है बात या नहीं? बोलो वो एक दूसरे के पास पास आते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास पास आते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है। बच्चा कहता है कि अभी तो क्रोमोसोम रैंडम पड़े थे। सही है। पास पास कैसे आ गए? अभी तो क्रोमोसोम रैंडम पड़े थे, तो क्रोमोसोम्स पास पास कैसे आ गए? समझ रहे हो बात या नहीं? यस और नो? तो आप बताते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये वाले, है ना, जो कि पास पास आ गए हैं, तो इनको पास पास लाने का काम बोलो एक कॉम्प्लेक्स करता है।
ऐसे ही नहीं आ जाते, बोलो पास पास। ये इनको पास पास लाने का एक काम करता है कौन? कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? आप बताएंगे कि इस कॉम्प्लेक्स का नाम सिनेप्टो नेमल कॉम्प्लेक्स करता है। कौन करता है? और बताओ, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? कैसी स्ट्रक्चर है? जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पास पास लाएगा। किनको पास पास लाएगा? बोलो, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पास पास आना और पेयर बनाना प्रोसेस कहलाता है सिनेप्सिस। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास आए कैसे? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से। और उनके पास पास आने वाले फिनोमिना का, प्रोसेस का नाम क्या है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। दूसरा, आप बताइए कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम का ये जो पेयर है ना एक, हाँ या ना? इस एक पेयर का नाम है, बोलो, बाईवेलेंट। क्या नाम है? बाई मतलब दो क्रोमोसोम का पेयर। बाईवेलेंट, वेलेंट मींस क्रोमोसोम, और बाई मींस बाई डाई बिस। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, साइंस में मतलब होता है दो। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? तो ऐसे आप याद करेंगे बच्चे कि बाईवेलेंट क्रोमोसोम का पेयर। तो बोलो, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स between the homologous chromosomes, a pair of the homologous chromosome is known as और टेट्राड। इसी बाईवेलेंट का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? भाई आप सोच के देखो कि भाई एक क्रोमोसोम तो ये है, इसके अंदर कितने क्रोमेटिड है? सही है बात या नहीं? और दूसरा क्रोमोसोम ये है, इसमें कितने क्रोमेटिड हैं? तो टोटल क्रोमेटिड बताओ। बस चार क्रोमेटिड की वजह से नाम टेट्राड है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्रोमोसोम कितने? एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितने? तो दो क्रोमोसोम में क्रोमेटिड। तो चार क्रोमेटिड के लिए नाम क्या हो? सिंपल चीज। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। कोई प्रॉब्लम? समझ आया है? आगे बढ़े। सुनो फिर, नेक्स्ट फेज जो है बच्चे, वो फेज कौन सी है हमारे पास? पेकाइटिन। पेकाइटिन में बोलो आप, क्रॉसिंग ओवर होता है। आप बताओ, जैसे ये एक क्रोमेटिड है, ये इसका दूसरा क्रोमेटिड है, इसको मैं सिंपल दिखा रहा हूं बस। ऐसे आप बताइए, इसके साथ दूसरा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है ना। ये बोलो, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। बोथ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे पर क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। सेम इधर होगा। अच्छा, रेड और येलो है ना, सीक्वेंस बदल जाएगी फिर। शिट। टोपी वाले भाई, ऐसे मत कर यार। बढ़िया नहीं पढ़ा रहा मैं? अच्छा पढ़ा रहा होता तो तेरा ध्यान इधर तो जाता ही नहीं फिर दोस्तों पर। है बेटा? आप ही की तारीफ। अच्छा। बताओ, मेरी तारीफ तो मेरे जाने के बाद करे तो ज्यादा बढ़िया है। समझ रहे हैं मेरी बात?
बताओ, ये ठीक है यार तरीका, है ना। आगे से सर जब आपको पकड़ लेना बात करते हुए यार क्लास में डांट दें, हाँ नजर लगा दी इसने, डायग्राम नहीं बन रहा सही से। कह रहा है आप ही की तारीफ कर रहा था। तो मेरी तारीफ सिलेक्शन के बाद करना, अभी मैं तारीफ के लायक हुआ नहीं। समझ रहे बात। अगर सिलेक्शन हो जाएगा ना फिर मेरी तारीफ करना कि सर हो गया, अब आप तारीफ के लायक हो। चलो, अब है ना एक बात समझना, मेरी समझने की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, काम की भी आपके लिए। पूछो क्या। बोलो लेप्टोटीन से हम चल रहे हैं डाइकाइनेसिस की तरफ, तो प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, कंडेंसेशन चालू है। अच्छा, कंडेंसेशन करवाया क्यों जाता है? कौन से, सिस्टर या नॉन सिस्टर? सिस्टर, सिस्टर उलझे हुए होते हैं लड़की। एक क्रोमोसोम के दोनों डीएनए उलझे हुए होते हैं, तो सेपरेट किसको करना है? जो टेंगल है वो अनटेंगल हो जाते हैं, जो इंटरवाइंड है वो सुलझ जाते हैं, खुल जाते हैं। सही है बात या नहीं? तो हमने क्या किया, लेप्टोटीन से ज्यादा कंडेंसेशन जाइगोटीन में, और जाइगोटीन से ज्यादा कंडेंसेशन पेकाइटिन में। तो बोलो सिस्टर तो खुल गए, सिस्टर तो, नॉन सिस्टर उलझ गए। पूछो क्यों? क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स उनको दूर जाने नहीं देता। और बोलो अगर पास पास रहेंगे, अगर पहले किस पे पास पास थे, सिस्टर के साथ, तो किस पे उलझे हुए थे, सिस्टर पे। अब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसके बीच में बनता है? तो नॉन सिस्टर को सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दूर होने नहीं देता। तो आप बताओ कि जो सिस्टर होते हैं वो तो खुल जाते हैं, लेकिन जो नॉन सिस्टर होते हैं वो उलझ जाते हैं। हाँ या ना? अब किस वजह से उलझे? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। वो यहां से इनको क्या नहीं होने देता। अब बताओ जिस जगह पे ये उलझन है, क्या बोलोगे आप? जिस जगह पे ये, उसे हम कहते हैं बच्चे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या नाम देते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो आप देखो, यहां उलझने बोलो कितनी है? बोलो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। और इधर कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पांच और 6। इसका मतलब नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, बोलो नंबर ऑफ, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। कि अगर क्रोमोसोम लंबा है तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या बनेगी, और अगर क्रोमोसोम क्या है तो उसमें कम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगी। हाँ या ना? यस और नो? अच्छे से। अब बोलो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ही वो प्लेस है जहां क्रॉसिंग ओवर होता है। बेटा आई कार्ड देंगे मुझे आप नहीं, आप दो, ये छोटे हैं। ना क्या है तुम, इधर आ फिर मेरे पास। ले, ऐसे पकड़, ऐसे पकड़ लेगा। किससे लड़के आया आज तो? मकान मालकिन से। चलो ये भी लाइफ का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, पता है तेरे को। पूछ कैसे, फ्यूचर में तू भी तो मकान मालिक बनेगा कभी। ये खुद का मकान नहीं बनाएगा तो उससे पहले डॉक्टर बनना है अपने को। जैसे ना ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, ये वाला हिस्सा। सही है। अब इसको खोलने के दो तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं मैं आपको समझाता हूँ। एक तो आपका क्या करो कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जिस हिस्से से आपने, जैसे ऊपर दिखाना बच्चों को दिखे, थोड़ा सा और ऊपर कर, और ऊपर कर, बस ऐसे, यहां पर ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो बनी है ना, ये, इसको खोलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बोलो जैसे बनाई वैसे खोल दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पूछो क्यों? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होने नहीं देगा ये काम। वो कहता है मैं दूर होने नहीं दे रहा। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? एक और तरीका है, पूछो क्या? वो तरीका है कि यहां और यहां, इन दोनों जगह से रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल को क्या करो, कट करो। और कट करके क्या करो, घुमा के लगा दो। दोनों जगह से काटो, घुमा के लगा दो, खोल के।
समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो अब आप देखो यहां ऐसा था कि नेल्स दोनों तरफ दिख रहे थे आपको फ्रंट में, जैसे इसको घुमा के लगाऊंगा मैं तो इधर का डीएनए इधर और इधर का डीएनए इधर हो गया। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल खोलने के कितने तरीके, थक गया? ओहो, अबे तो उम्र ही क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल खोलने के कितने तरीके? दो। पहला कि जैसे आपने नोड्यूल बनाई थी ना यूं घुमा के, हाँ या ना, वैसे इसको घुमा के खोल दो। ये तो बोलो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दूर होने नहीं देगा। दूसरा तरीका है कि यहां से इसको दोनों तरफ से क्या करो और घुमा के जोड़ दो खोल के, हाँ या ना, अच्छे से, बिल्कुल। अब क्रोमेटिड है कौन? थैंक यू। क्रोमेटिड है कौन? बोलो डीएनए। तो इसका मतलब दोनों एंड से डीएनए को क्या करना है, और डीएनए को ही, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये वाली स्थिति है, ये वाली स्थिति है यूं, रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे नोड्यूल बन रही है यूं, मुझे इसे ओपन करना है। ओपनिंग के लिए मैं क्या करता हूं, इसके जो एंड्स वाले हिस्से हैं ना ये वाले, यहां से इसको मैं क्या करूंगा, कट करूंगा, और कट करके क्या कर देंगे, बोलो कट करके येलो वाला डीएनए रेड के पास और रेड वाला डीएनए, समझ रहे हैं बात या नहीं? कितने काम करने हैं? दो। एक तो बोलो डीएनए को क्या करना है, और दूसरा डीएनए को, एक तो डीएनए को और डीएनए को, सही है बात या नहीं, हाँ या ना? बोलो एक एंजाइम होता है न्यूक्लिएज, ये डीएनए को करता है कट, ठीक है। एक एंजाइम होता है लाइगेज, ये डीएनए को करवाता है क्या, ज्वाइन, जोड़ता है, अटैच करवाता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो इसका मतलब कितने एंजाइम से काम करवाओगे आप, कितने एंजाइम से काम करवाओगे? बोलो दो एंजाइम से काम करवाएंगे। कौन कौन से? न्यूक्लियस और, आज के बाद मत बोलना, ठीक है? पूछो क्यों? क्योंकि ये एंजाइम काम तब करते हैं जब केवल डीएनए को कट करना हो या डीएनए को केवल जोड़ना हो। आपको ये बात याद रखनी है कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे हमें इनको याद करने की बजाय एक ही एंजाइम याद करना है। बोलो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आर द साइट ऑफ एक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? बोलो एक ही एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, नाम क्या है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना? अब रोहित क्या और ज्यादा आगे फैल गया, मैंने लिखा न्यूक्लियस डीएनए को कट करने वाला, वो कह रहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मैं कहता हूं रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। टाइप के क्यों जा रहे हो? आप तो याद करो कि डीएनए को कट करने वाला न्यूक्लियस और डीएनए को जोड़ने वाला लाइगेज, सिंपल सी चीज है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। अधिबा कह रही है कि सर एंडोन्यूक्लियस, बेटा ये आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के टाइम पे पढ़ोगे, जब आपको वेक्टर जोड़ने होंगे हटाने होंगे, तो तब या तो केवल काटना है या केवल जोड़ना है, तो फिर वो तरीके अलग है ना? तो आपको मैं ये याद ऐसे करवा रहा हूं कि डीएनए को कट करने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, और डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम, ये तो आपको याद है। अब आपको लग रहा है कि डीएनए काट रहे हैं डीएनए जोड़ रहे हैं तो ये काम कर रहे हैं, आप बताइए। एक एंजाइम याद करना है रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स, वो दोनों काम कर लेगा, डीएनए को काट भी देगा और डीएनए को, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना, अच्छे से? तो क्रॉसिंग ओवर कहां होता है? बोलो रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर कहां होता है? रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पर। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पर काम कौन करता है? वो डीएनए को क्या कर सकता है, और डीएनए को क्या कर सकता है? और बताओ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल को ओपन करके लगाते हैं तो इधर का डीएनए इधर, इधर का डीएनए इधर हो जाता है, इसे हम रिकॉम्बिनेशन कह देते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं, हाँ या ना? तो कल आइएगा, यहीं से शुरू करेंगे अपने इसको, अभी हुआ नहीं है कंप्लीट ये, है ना, टाइम हो गया लेकिन। और सुना, क्या हाल है? चलो बच्चे, कल करते हैं बात।
ये जो बच्चे ने डाउट पूछा और मैंने इसको बताया नहीं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कमेंट करना शुरू कर दें। जो पीछे से कर रहे थे कि बर्बाद है बर्बाद है, तो भाई आबाद तो तू भी नहीं है, तेरे हालात इससे भी बुरे हैं। ये कम से कम कोशिश तो कर रहा है समझने की, कचरा करने के लिए।